पढ़ना सेकंड चीज़ है। पहली चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाएगी। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं ऐसे है ना सहारा लेके खड़ा हो जाऊं, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अभी अगर मैं मान लो ऐसे सपोर्ट लेके खड़ा हो जाता हूं और एक टांग ऐसे कर लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो दुनिया के अंदर, जीवन के अंदर सबसे पहली चीज का नाम है बॉडी लैंग्वेज। आपको बैठना आना चाहिए। क्लास में बैठते कैसे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। बैठने से मतलब आपका जो बैठने का स्टाइल, ये नहीं, ये तो है ही। आप क्या पहन के आए हैं, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आप ये रजिस्टर लेके आए हो, आपका पेन, ये सब बता रहे हैं कि आपकी मेंटेलिटी क्या है। जो लोग रजिस्टर लेके आए हैं ये गलत है। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता तो सबसे पहले इस रजिस्टर पे बैन लगाता। हर चीज डायमेंशनल होती है। ये पेन है ना, इसका इतना लंबा पेन देखा क्या आपने? एक पेन तो होता है बच्चों के पास प्लास्टिक का, जिसमें पीछे पंजा लगा होता है, वो इतनी लंबी रिफिल होती है। तो फिर उस रिफिल, वो रिफिल लाओगे तो बहुत दिन चलेगी ना। तो फिर छोटी रिफिल क्यों लेके आते हैं हम? एक प्रश्न है। मेरे रूम की जो स्पेशलिटी वो पढ़ाना नहीं है, मेरे रूम की स्पेशलिटी आपके अंदर सेंस डेवलप करना। क्योंकि आप लोग जो स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हैं वो शिक्षा नहीं है। हमारी जो एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन क्या है? रटो, लिखो, पास हो जाओ, अगली कक्षा में जाओ, पिछला भूल जाओ, लास्ट में ठेंगा बसता है। आप सबके साथ यही हो रहा है। पिछला किसने क्या पढ़ा याद है क्या? पिछले साल अभी आपके एग्जाम हुए हैं, पिछले साल ने क्या पढ़ा था, पिछले साल सब गायब हो गया। तो आप हर साल अगली कक्षा में जाते हो, फिर रटते हो, फिर लिखते हो, फिर पास हो जाते हो, फिर अगली कक्षा में जाते हो, पिछला भूल जाते हो, लास्ट में फिर ठेंगा बसता है। तो ये शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा इसको नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं साक्षरता। साक्षरता का मतलब है किताबी ज्ञान। हम 2-3 दिन पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाते इसलिए नहीं है कि पढ़ाएं किसको, ये तो काम ही नहीं करता है। पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, पूछता हूँ कितनी परसेंट बनाइए, कितना परसेंट रिजल्ट आया है, कितनी परसेंटेज बनाइए। पेरेंट्स बड़े फक्र से कहते हैं साहब 95 आए। और मेरे रूम में 0 भी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो 95 आए, वो सब रटू तोते हैं। समझने वाली बात कहीं भी नहीं है। समझने वाली बात नहीं हुआ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 5 वर्ष फिर डैश, मैं 21 वर्ष का हो जाऊंगा, क्या शब्द भरोगे इसमें? 5 वर्ष फिर डैश में 21 वर्ष का हो जाऊंगा, तो आप इसमें क्या भरोगे? सुनिए इधर, अंडर प्रेशर मत आइए। क्लास में बैठने का तरीका फ्री होकर बैठो। नहीं आता नहीं आता, बात खत्म है। लेकिन इसको खोलिए आप, इस पर दबाव मत डालिए आप। बिल्कुल फ्री होकर बैठो। अगर गो की स्पेलिंग भी नहीं आती तो पूछो कि सर गो की स्पेलिंग नहीं आती है। ये नहीं कि गो की स्पेलिंग पूछूंगा तो बाकी लोग हंसेंगे, हंसने वाले हंसते रहें। हम तो इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं ना।
तो छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आपको पूछना है, डरना नहीं। बात आई समझ में? मैं आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपका गुरु भी नहीं हूं, क्योंकि गुरु एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत बड़ी महिमा होती है। तो मेरे में इतने लक्षण नहीं है कि मेरे को गुरु कहा जाए। टीचर इसलिए कहना पसंद नहीं करता हूं कि बच्चे टीचर से डरते हैं। हमेशा टीचर स्टूडेंट के बीच में दूरी रही है, वहां बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो टीचर शुड बी ए गुड फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स। आप खुल के बात करें, कैसी बात करें, डरना नहीं है। क्या करोगे? गलत बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। कोई गलती तो बोलोगे ना, कोई बात नहीं। सीखने आए हो तो गलती तो करोगे, पर डर के मारे बोलो ही नहीं तो फिर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, बट शुड बी लॉजिकल। फालतू का क्वेश्चन करके और टाइम खराब करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी हमने कहा कि 5 वर्ष डैश में 21 वर्ष का हो जाऊंगा। क्या शब्द भरा आप लोगों ने? बोलिए तो सही। सहमत हो? आपने माइंड पे इतना वजन क्यों डाल रखा है? मेरे को तो दिख रहा है साहब। फ्री हो जाइए। टीचर पता नहीं माइंड रीड कर पाता और नहीं कर पाता, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे अच्छी तरह पता है। कितना डर, कितना हेजिटेशन, ये सारी चीजें दिखती हैं, सब चीज दिखेगी। आपका नीचे अंगूठा हिलेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि अंगूठे को रोको। नजर मेरी इधर होगी, अंगूठा इसका हिल रहा होगा, मैं कहूंगा रोको। मेरी बॉडी में वाइब्रेशन आ जाता है, और ये हकीकत है। ये तो सबसे बड़ी चीज है विजन। रट के लिखना, पास हो जाना, पिछला भूल जाना। तो मारवाड़ी में एक कहावत है, माल भी गयो मार्जिनो भी गयो। हर साल फीस भरी, रटा लिखा, पास हो गए, अगली कक्षा में गए, पिछला साफ हो गया। ऐसे आपके 20-25 साल निकल जाएंगे। एक बच्चे ने एमएससी केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी टॉप किया, राइट? एमएससी केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी टॉप किया उसने। फिर वहां एक फंक्शन हुआ और उस बच्चे को बुलाया गया और उसे गोल्ड मेडल दिया गया, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी टॉप करी थी। अब जब नौकरी लेने का टाइम आया तो उस गोल्ड मेडल बच्चे को क्या बोलते हैं? अगर क्लर्क का भी, उसको क्लर्क भी बनना है तो बोलते हैं कि गधों की लाइन में खड़े हो जाओ। यानी यूनिवर्सिटी ने उसे गोल्ड मेडल डिक्लेयर किया है और उस डिग्री पे कोई विश्वास ही नहीं है। वही व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, वापस अगर क्लर्क भी बनना है तो आप पहले रिटन टेस्ट दो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसमें पास हुए, सफल हो, मतलब पास हुए फेल हो, किस्मत है। तो फिर वो जो गोल्ड मेडल दिया था वो किस काम का था? जिस बच्चे ने एमएससी केमिस्ट्री में 2 साल इतनी मेहनत करी, सब बच्चों को पीछे छोड़ा, उसे गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया, उसको मोस्ट इंटेलिजेंट लड़का साबित किया गया, तो फिर एक क्लर्क की नौकरी के लिए अंदर उसकी वापस उसको टेस्ट क्यों कर रहे हो? तो फिर आपकी डिग्री का गोल्ड मेडल की क्या अहमियत रह गई? वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें मालूम है कि बच्चे रटते हैं। अभी 2024 के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक लड़की के 500 में से 500 नंबर आए। पॉसिबल है? जिस बच्चे के 500 में से 500 आए वो तो ईश्वर हो गया, वो तो ईश्वर ही हो गया ना। और ऐसा कभी होता नहीं है, पर क्यों आए 505 गॉड नोज। और वही बच्चे मेरे रूम में आते हैं 97 वाले, तो 100 में से 1 नंबर भी नहीं मिलता है। और वो अभी सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा सामने कि आपकी जो परसेंटेज है वो वक्त कहाँ रखती है। इंग्लिश में एक कहावत है, परसेंटेज इज नॉट द रियल इंडेक्स ऑफ अ मैन। आपकी परसेंटेज आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो सब रटना है। अगर शिक्षा होती
शिक्षा का मेन चीज है ये काम करना चाहिए। अभी हमने आपसे पूछा 5 वर्ष डैश में 21 वर्ष का हो जाऊंगा, तो क्या शब्द डाला आपने? 5 वर्ष के बाद में 21 वर्ष का हो जाऊंगा। अगर 5 वर्ष बाद अब 21 के होते हैं तो आज आपकी उम्र कितनी हुई? आप 5 वर्ष बाद 21 के हो रहे हैं तो आज आपकी उम्र कितनी है? 16। ठीक है, आज आप 16 साल के हो। ध्यान से सुनना, मेरा जो एम है वो इसको बढ़ाना है, समझ पैदा करना है, सेंस डेवलप करना है आपके अंदर। रटाने वटाने का मैं बिलीव नहीं करता। ग्रामर भी मैं बिना नियम के पढ़ाता हूं। मैं नियमों में बिलीव नहीं करता, मैं नियमों से नफरत करता हूं। मैं हर चीज को अपने ओन मेथड से कंसाइज करके छोटे रूप के अंदर पढ़ाता हूं, इजी तरीके से। सेकंड थिंग, पढ़ाते कम है, प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं। पढ़ा के छोड़ दिया, मान लो एक टेंस पढ़ा दिया मैंने, छोड़ दिया, आपको समझ में आ गया, कहां से सेंटेंस लाओगे? उनको चेक कौन करेगा? कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसमें मीनिंग कौन बताएगा? तो पढ़ा के छोड़ने से तो कुछ होने वाला नहीं है। यही हुआ है ना। अगर मान लो एक छोटा सा सेंटेंस पूछ लूं कि रमन घर पहुंच गया होगा। रमन घर पहुंच गया होगा बहुत कॉमन सेंटेंस है, क्या इंग्लिश बनाओगे बाय द वे? फ्री होके बैठो, गलत जाएगा ना बोलो, लेकिन इसको स्कूल कॉलेज की क्लास में समझिए। ये घर है, कोई पूछे कहाँ जाते हो तो कहना एक हमारे फ्रेंड है या हमारा एक बड़ा भाई है उसके पास जाते हैं। आप लोग मेरे भाई बहन की तरह, फ्रेंड की तरह। इसको क्लास में समझना, नहीं तो मेरे और आपके बीच में दूरी रह जाएगी और वो पढ़ने नहीं देगी। देयर मस्ट बी नो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड आई। जितना आप मतलब मस्त होकर बैठोगे, सीखने को ज़्यादा मिलेगा, उतना आप खुल के मेरे से पूछ पाओगे और उतना जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। रमन घर पहुंच गया होगा, रमन विल बी गो टू होम। आपने कितनी पढ़ाई कर ली? सुन रहे हो? ये स्टूडेंट बीटेक कर रहा है और इस पे पेन चलेगा क्या? बीटेक कर रहा है, क्या सेंटेंस बोला आपने? रमन विल गो टू होम। मेरा सेंटेंस था रमन घर पहुंच गया होगा। इंग्लिश लिखते हैं रमन विल गो टू होम। तो जब ये कॉपी सामने आएगी तो हम इसको 10 में से 0 देंगे और वेरी गुड और लिखेंगे। ये शिक्षा का सीधा सीधा सा उदाहरण है। कसूर इस बच्चे का नहीं है, कसूर हम जैसे लोगों का है। आज इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है एक बच्चा। आप सब इंग्लिश मीडियम से हो ना? सब इंग्लिश मीडियम से हो ना? चलो 2-3 हिंदी मीडियम से, बाकी इंग्लिश मीडियम से हैं। सच्चाई आपके सामने। इस बच्चे के अलावा बाकी को भी तो किसी को नहीं आ रहा है ना। रमन गो टू होम। एक और सेंटेंस आया है, रमन गो टू होम। दो 0 देंगे। तीन 0 मिलेगी। सब कुछ सामने है तो हो क्या रहा है? रट के पास हो रहे हो। सब कुछ आपके सामने है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इसका। ये जिसने इंग्लिश पढ़ाई वो रिस्पॉन्सिबल है। अदर सब्जेक्ट की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इंग्लिश में तो ये शिक्षा है। 20 साल इंग्लिश तो पढ़ी है ना?
ए फॉर एप्पल लोअर केजी से सीखना शुरू करता है बच्चा, लोअर केजी, LKG, फिर HKG, फिर 1 to 12 14 साल, फर्स्ट ईयर 15 साल इंग्लिश पढ़ता है बच्चा। आपने भी 15 साल इंग्लिश पढ़ी है, रिजल्ट तो ये है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गाड़ी इसी तरह चलती रहेगी। इसलिए मैं 2-3 दिन पढ़ाता नहीं हूँ। आपको ये एहसास करा दूं कि आपका लेवल क्या है, कहाँ बैठे हो और कैसे शुरू करना है, और क्लास में बैठना कैसे है। दिस स्टाइल ऑफ सिटिंग इज ऑल्सो प्लेज अ पिवटल रोल, बट यहाँ से बैठना है, नहीं तो ऐसे ही जवाब देते रहोगे और 10 में से 0 मिलता रहेगा, कुछ नहीं आना है। तो सब कुछ आपके सामने है। क्यों ऐसा हुआ? इसका रीजन एल्बर्ट आइंस्टाइन के फोटो है। ये बहुत बड़ी शख्सियत थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एल्बर्ट आइंस्टीन। लिखा है एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। स्कूल कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हो ये लर्निंग ऑफ फैक्ट्स है। यानी वर्षा कैसे होती है, हाथ नीचे करो, क्लास में यंग बैठना है, थोड़ा स्टूल आगे करो और यंग बैठिए थोड़ा, ठीक है, ऐसे ये सपोर्ट लेके नहीं। जॉर्ज गेडे एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है इंग्लिश के क्षेत्र में। उन्होंने लिखा है सहारा वे लिया करते हैं जो बेसहारा होते हैं। तो ये सहारा नहीं लेना है, मेरी तरह यंग खड़े होना है, यंग बैठना है। मुझे तो लग रहा है कि क्लास में सब बुड्ढे हैं, यंग एक ही है। कौन? कुलदीप सर। 67 की एज में चल रहा हूँ, लगता है मैं 17 साल का स्मार्ट टीचर हूँ। हंस तो लो, हंसने के पैसे थोड़ी लगते हैं। इतना स्मार्ट टीचर देखा पहले कभी? नहीं देखा तो जी भर के देख लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। फ्री होके बैठिए, आप मस्त होके बैठिए, ऐसे मजाक करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। लर्न इन फन, मजाक करते करते ही पढ़ा देंगे, माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा। माइंड के प्रेशर को कम करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। अभी इतनी बड़ी शख्सियत, मैं तो 40 साल से पहला कोचिंग सेंटर अजमेर में मैं लाया था। इट वॉज 16 जून 1986। 16 जून 1986 को पहला कोचिंग सेंटर मैं लेके आया था अजमेर के अंदर। कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं इसमें अधिकतर मेरे स्टूडेंट हैं। ये जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल देख रहे हैं इसमें कई मतलब जो मेरे डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल मेरे स्टूडेंट हैं। तो 40 साल हो गए पढ़ाते हुए। स्टूडेंट आके सामने बैठता है, फेस रीडिंग होती है, बहुत कुछ मालूम पड़ता है। मैं तो 40 साल से बोल रहा हूं, ये शिक्षा है ही नहीं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पे, यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा नहीं है, यह है साक्षरता, जिसको लिटरेसी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया था, शिक्षा का प्रोग्राम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर शिक्षा होती तो ऐसे जवाब नहीं देते मेरे को। 3 जनों ने बोला, एक को 10 में से 0 दिया तो एक को 2 0 दिए। ये भाई साहब बोल रहे 3 0, चौथा बोलता तो 4 0 देता। कसूर आप लोगों का नहीं है, कहीं ना कहीं फेल हुआ है। तो इसलिए जब तक आप बेस नहीं बनाओगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, इंग्लिश नहीं लिख पाओगे, ना समझ पाओगे, ना सुन के समझ पाओगे, ना पढ़ के समझ पाओगे। बेस बनाना जरूरी है। 40 साल के अंदर बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। कई RJS बन गए, IAS बन गए, RS बन गए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले गए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? इंग्लिश। इंग्लिश एक रुकावट थी उनके जीवन में। बच्चे बहुत अच्छे हैं आप लोग, पर जस्ट बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ इंग्लिश आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। कहीं भी जाते यार, यही शिक्षा है। अगर शिक्षा होती तो ये बच्चा जो है ना, ये उंगलियां नहीं चलाता। अभी ये मैनर्स हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये उंगलियां खेल रही है, इसका मतलब इसका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे रूम के अंदर ये उंगलियों से आवाज करना। ये स्कूल कॉलेज की क्लास मत समझना, मेरे लिए तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया ये।
और आखिरी सांस तक मैं इस बच्चे को याद करूंगा कि किसी बच्चे ने मैं पढ़ा रहा था और वो उंगलियों से आवाज कर रही थी। शिक्षा होती तो नहीं करते ये साक्षरता की निशानी है। शिक्षा है ही नहीं है। अनपढ़ आदमी शिक्षित हो सकता है, पढ़ा लिखा आदमी शिक्षित नहीं है। कबीर, रहीम, गुरु नानक, महावीर भगवान, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, फरीद, बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो दोहे लिखे हैं ना, उन दोहों को हम समझ ही नहीं पाए। उनके पास तो कोई डिग्री नहीं थी, पर उन्होंने, उनके पास एक सेंस ऑफ, एक अपना विजन थी, उनका एक सेंस था। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तगड़ा था कि वो जिस चीज को देखते थे तो कुछ नई चीज दिखती थी उनको। क्या दिखता था? ये थैली है, मान लीजिए ये थैली है, राइट। आलू प्याज लेके आते हैं पॉलीथीन की थैली में, पॉलीथीन की थैली में आलू प्याज लेके आते हो, उसके बाद थैली फेंक देते हो। मैं कोई किताब पढ़ रहा था तो राइटर क्या कहता है, इधर देखिए, राइटर ने लिखा एम्प्टी बैग नेवर इरेक्ट्स, खाली थैली कभी खड़ी नहीं होती है। समझिएगा मेरी बात? कहाँ खड़ी है? खाली थैली खड़ी है, पड़ी है? कहाँ पड़ी है? जमीन पे पड़ी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या खाली थैली खड़ी नहीं होती है, क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति? खाली थैली है, इसमें कुछ भरोगे तो खड़ी हो जाएगी। मिट्टी भी भर दोगे तो खड़ी हो जाएगी। मिट्टी भर दें इसके अंदर तो खड़ी हो जाएगी ना। खाली थैली खड़ी नहीं होती है। यानी अगर आपका ये खाली है, कहीं खड़े नहीं हो पाओगे। दूसरों को देखते रह जाओगे, दूसरों के लिए ताली बजाओगे, ताली नहीं बजवा सकते आप। तो अगर जीवन में कहीं खड़ा होना है तो इसका भरना जरूरी है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल कहीं पड़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। हम रोज पॉलीथीन की थैली में से आलू प्याज निकाल के उसको फेंक देते हैं। फेंकने का भी तरीका होता है। ऐसे कई केस सुने होंगे, हवा चली, थैली उड़ी, कोई सामने से आ रहे थे स्कूटर पे, हस्बैंड वाइफ या कोई भी दो जने, अकेला, थैली आके आंखों पे टकराई, इतनी देर में स्पीड ब्रेकर आ गया, वो व्यक्ति गिरा, वहीं पे डेथ हो गई। इस तरह के केस बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। उसकी डेथ क्यों हुई? क्योंकि जिसने थैली फेंकी थी उसमें दिमाग नहीं था। एक डस्टबिन है, आपने आलू प्याज वगैरह निकाल के उसमें थैली ऐसे कैसे डाल दी, तो थैली जाके अंदर ऐसे बैठेगी तो नहीं, जैसे फेंकी वैसी रहेगी। इतना बड़ा डस्टबिन है, इतना मतलब जो है हाइट पे है, कितनी थैली आ जाएगी उसमें अगर ऐसे निकाल के फेंकोगे तो? कितनी थैली आएगी ऐसे पटकते गए उसमें? बाल्टी ये मान लो नहाने की, बाथरूम की, जो वॉशरूम की बाल्टी होती है ना 15 लीटर की, आलू प्याज निकाला आपने, थैली ऐसे कैसे फेंकी, कितनी थैली आ जाएगी जब बाल्टी भर जाएगी? इतनी आएगी ना, इतनी थैलियां आएंगी ना। लेकिन थैली फेंकने एक तरीका होता है कि जिस भी थैली के अंदर आलू प्याज वगैरह आते हैं उसके अंदर गांठ बांधिए आप, अभी रास्ते में उड़ेगी नहीं, उड़ के किसी आंखों के सामने आएगी नहीं, वो गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो पॉलीथीन की थैली को हमेशा गांठ बांध के फिर डस्टबिन में डालना चाहिए। अब थैली में ऐसे एक दो गांठ लगाई, दो गांठ लगाइए आप, अब उसी 15 लीटर की बाल्टी में कितनी थैलियां आएंगी? बहुत सारी आ जाएंगी, 150 आ जाएंगी। क्या है ये शिक्षा है। दिस इज विजन। इसको शिक्षा कहते हैं। परसेंटेज इज नॉट द रियल इंडेक्स। परसेंटेज लाके अगर पेरेंट्स खुश हो रहे हैं तो झूठ फरेब है।
अगर ये सच होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लेती। पर उन सबको पता है कि ये रट के आए हैं और ये रट के मतलब पास हुए हैं, इसलिए इनका दोबारा एग्जाम लिया जाए। फिर एग्जाम में भी उनको ये डाउट रहता है कि ये रटा हुए हैं, फिर भी ये रटूत होते हैं, इसलिए फिर वो पर्सनल इंटरव्यू रखते हैं। फिर जब आमने सामने बैठता है ना बच्चा, तब हकीकत सामने आती है कि परसेंटेज के हिसाब से ये बच्चा किस लेवल पे है, लेवल पता पड़ जाता है। ये लेवल पता पड़ गया ना आप लोगों का। और मैंने तो बहुत छोटा सा समय पूछा था। ये हालत आपकी नहीं, करीबन सारे स्टूडेंट्स की हालत है। 40 साल से यही देख रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो बेस पे देता हूँ कि आप बेस बनाइए, सेंटेंस बनाना खुद सीखें। कितने सेंटेंस रटोगे? लोग इस सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे बनती है, इस सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे बनती है, इस सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे बनती है। कितने सेंटेंस रटोगे भाई? इससे बढ़िया है कि स्ट्रक्चर समझो आप, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फिर एक स्ट्रक्चर के ऊपर 1000 सेंटेंस बनाइए ना आप। लोग रटाने की कोशिश कर रहे हैं। रटना वटना नहीं है, सेंस यूज करना है। एल्बर्ट आइंस्टीन, मैं 40 साल से ये शब्द बोल रहा हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी शख्सियत तो गलत नहीं हो सकती है। साफ लिखा है, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। शिक्षा सत्य को जानना नहीं है। बारिश कैसे होती है जान लिया आपने, गर्मी पड़ी, पानी भाप बन के ऊपर गया, कंडेंस हुआ, ठीक है, वापस बरसा, वहां पे ठंडा हुआ, वापस बरसा, ये सत्य है। दिन रात कैसे होते हैं, ये सत्य है। बात ही समझ में। तो आपने सत्य जान लिया तो ये शिक्षा नहीं है। ये तो जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये आपने जान लिया कि चीज ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों आती है। तो दीज आर द फैक्ट्स। सो नोइंग ऑफ द फैक्ट्स इज नॉट द एजुकेशन। आगे क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड, बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। शिक्षा कहते हैं माइंड को ट्रेनिंग दो, वो सोचना शुरू करे। और शिक्षा में कोई सोचने के लिए मजबूर नहीं करता आपको, क्योंकि टीचर के ऊपर एक वजन होता है, कोर्स पढ़ाना। उसको अपना कोर्स पढ़ाना होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है। तो फिर वो तो जो किताब में लिखा है सत्य वो जान लीजिए, शिक्षित तो नहीं है। आप बाहर आए, आपको स्कूटर कैसे खड़ा करना है, रास्ते में चल रहे हो, फोन आ गया, कान में दबा के आ रही हूं, शिक्षित नहीं है। या फोन गिरेगा, या ध्यान फोन में होगा, सामने टकराएगा, या खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा। ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा अगर है इंसान के पास तो वो क्लोज टू सेंस होगा, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो इस कोटेशन को हमेशा याद रखें, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। वो ट्रेनिंग जो आपको सोचने के लिए मजबूर करे। जब आदमी सोचना शुरू करेगा तो मंजिल मिलेगी। पुराने गाना आता था, उसमें एक लाइन आती थी कि पार हुआ है जो रहा है सफर में, जो भी रुका वो गया है भंवर में। चलना शुरू करोगे तो मंजिल मिलेगी ना। चलने दो, रुको मत, इसको चलने दो, पढ़ते रहिए, बुक्स पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए, उनके आंसर ढूंढो। इट हैज बीन ब्यूटिफुली कोटेड, सुंदर अक्षरों में किसी ने कहा है, इफ यू वांट टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ वाटर, अगर आप पानी को सुरक्षित रखना चाहते हो, इफ यू वांट टू एंश्योर मतलब सुरक्षित रखना, इफ यू वांट टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ वाटर, लेट इट फ्लो, इसको बहने दो। स्टैग्नेंट विल स्पॉइल इट, पानी रुकेगा, कीड़े पड़ेंगे, बदबू मारेगा वो। सेम इज विद द माइंड। पढ़ते रहिए, इसको चलने दीजिए, कंटेम्पलेट करते रहिए, चर्न करते रहिए। दही 80 रुपये या 100 रुपये किलो होता है, लेकिन उसको बिलोते हैं ना तो उसमें 1000 रुपये किलो का घी भी निकलता है। अब दही बनना है या घी बनना है आपके ऊपर है।
तो माइंड को दही बनाओगे तो वैल्यू 100 रुपये की होगी, लेकिन इसी माइंड को अगर आप चर्न कर लोगे, कॉन्टेम्पलेट करोगे, मनन करोगे, चीज़ों के क्वेश्चंस बनाओगे, आंसर ढूंढोगे, तो चलना शुरू होगा। तो फिर पार हुआ है जो रहा है सफ़र में, मंजिल उसे ही मिलेगी। दही को भिगोगे तो घी निकलेगा ना, घी की कीमत 1000 रुपये किलो है। अब आपको सोचना है कि दही खाएं या उसको भिगो के उसमें से घी निकाल लें, दोनों बातें हैं, सोचना आपको पड़ेगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ माई क्लास कि मैं सबसे पहले सोचने के लिए मजबूर करता हूं कि आप कितना ही पढ़ लें, जिस दिन वाइब्रेशन पे कर लें, जिस दिन आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, साल 2 साल बाद पीछे पलट के देखोगे 25 साल की पढ़ाई पटेल मैदान दिखेगी, दिखेगी ना। जब पिछले साल का याद नहीं है तो 4 साल बाद मतलब जो क्या कहते हैं, क्या याद रहेगा। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी मेरी, अब मैथमेटिक्स छोड़ दी तो कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, ये एक सिस्टम है प्रकृति का, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आंख से ओझल दिमाग से ओझल। बाप दादा भूल जाते हैं लोग, इन किताबों को कौन याद कर रहे हैं। तो आपको सोचना शुरू करना है। मेरे रूम की जो ब्यूटी है वो यही है, सोचना शुरू करें, मेरे बहकाव में ना आए, सुने सबको, देन कंटेम्पलेटेड, उसको चर्न करो। चर्न कहते हैं बिलोना, दही को बिलोइए, निकलेगा घी। सोचना शुरू करोगे तो सही चीज की तरफ पहुंचोगे, और जिस दिन आपने सोचना शुरू करा, सही रास्ते की तरफ चल दिए, मंजिल तो मिलेगी, और वो सही मंजिल होगी, गलत नहीं होगी। 5 साल या 5 वर्ष डैश में 21 वर्ष का हो जाऊंगा, ये देखिए, ठीक है ना। 5 वर्ष डैश में 21 वर्ष का हो जाऊंगा, ये भरा था ना अभी आपने, हो जाऊंगा, राइट। क्या शब्द भरा था आपने इसमें? पांच साल बाद में 21 वर्ष का हो जाऊंगा, ये आपने भरा था, राइट। बाद तो मैंने आपसे पूछा था कि 5 साल बाद 21 के होंगे, तो अभी आपकी एज क्या है? 16। आज आप 16 साल के हो, उसके बाद 5 साल, 1 2 3 4 5। अब मेरा, आप लोगों ने बाद भरा, अभी सेंटेंस की हिंदी समझो। 5 वर्ष बाद में 21 वर्ष का हो जाऊंगा, आज आप 16 साल के, ये 5 मैंने निशान लगाए एक एक साल के। अब आप कह रहे हो 5 साल के बाद, बाद तो ये समय है, 21 के होंगे या 21 से बड़े होंगे, तो फिर बात क्यों भरा? क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है। सोलह साल के, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आप 22 के होंगे। 16 साल, 5 साल हुए 21। अब मैं बोल रहा हूं, आपने बाद भरा, तो आप बोल रहे हो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद बच्चा 22 का होगा, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, जितनी लंबी उम्र है। तो हिंदी का क्षण गलत हो गया। जब हिंदी का क्षण गलत हो रहा है तो फिर इंग्लिश की क्या बात करें, और इंग्लिश की बात करी तो सेंटेंस ही गलत था। इसलिए किसी के झांसे में मत आना, मेरे झांसे में मत आना। सच क्या है ये आपको सोचना है, और सच सोचना शुरू करोगे तो फिर ये दिमाग काम करने लगेगा। वही आपकी इंप्रूवमेंट है, वही आपका प्रोग्रेस है, वही डेवलपमेंट है। बाकी तो रट के पास होते रहिए, कुछ नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्ट तो आपने देख ही लिया क्लास के अंदर। अभी तो मैंने बहुत छोटी छोटी बातें पूछी हैं। तो 5 वर्ष बाद नहीं, 5 वर्ष में,
जैसे ही घड़ी में 5 वर्ष पूरे होंगे, 1 सेकंड के लिए आप 21 के होंगे, और जैसे ही घड़ी ने यूं करा, आपकी उम्र हो गई 21 साल 1 सेकंड, 21 साल 2 सेकंड, 21 साल 3 सेकंड। एक क्षण के लिए 21 के होंगे, घड़ी रुकेगी थोड़ी। जैसे 21 का होते यूं करा घड़ी ने, आपकी उम्र एक सेकंड बढ़ गई ना। तो एग्जैक्ट 21 साल में 21 के होंगे, तो यहां शब्द में आएगा। बात आ रही समझने? कप होता है ना, कप चाय पीने का, उसका हैंडल कप के किस तरफ होता है? हैं? और लेफ्ट से पकड़ो तो जिधर से पकड़ो उधर हो जाएगा। और मेरा क्वेश्चन तो ये कि कप का हैंडल कप के किस तरफ होता है? और इधर कर दें तो फिर पीछे कहाँ हुआ? फिर पीछे कहाँ हुआ? मैं भी तो कह रहा हूँ, ये कप है, ये हैंडल है इसका। अब इधर से पकड़ूंगा तो राइट में, इधर पकड़ूंगा सामने हो जाएगा, इधर पकड़ूंगा तो लेफ्ट को हो जाएगा, उधर पकड़ूंगा तो पीछे हो जाएगा। ये कप ही तो है, हैंडल भी लगा हुआ है इसमें। सुनो इधर, ये कुलदीप सर की क्लास है, इसमें एक चीज माइंड में बैठा लो कि मुझे जवाब सोच समझ के देने। इंग्लिश में कहावत है, येस और नो आर स्पोकन विदाउट थिंकिंग। आदमी येस और नो बिना सोचे समझे बोलता है, वाइल दे नीड डीप थिंकिंग। जबकि येस और नो बोलने के लिए पहले डीप सोच लेना है। जब आप बहुत गहराई से सोच लोगे तब उसका आंसर दो। लेकिन हम तो सब विद्वान हैं, क्वेश्चन सुनते नहीं, आंसर पहले ही दे देते। कप का हैंडल कप के बाहर की तरफ होता है। कप का हैंडल कप के बाहर है ना, आंसर है ना, कप का हैंडल कप के बाहर की तरफ होता है। सुनना है केवल, हमें सुनना नहीं आता। आर्ट ऑफ हियरिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है, जिसने सुनना सीख लिया वो जीत में है। सुनने की कला, ध्यान से सुनो चीज को, पूछा क्या जा रहा है, सोचो, उसके बाद जवाब देना। नहीं तो इसी तरह चलते रहेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेंटेंस देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट? इसका क्वेश्चन बनाना है। आपने क्या पूछा कि मैंने कहा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका क्वेश्चन बनाना है ना? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया की हिंदी क्या हुई? क्या है? अब सुनना, क्वेश्चन है भारत की राजधानी क्या है। अब मैं इसका जवाब क्या दूंगा, सुनो, कि भारत की राजधानी एक शहर है जिसका नाम दिल्ली है। ये दो भागों में बटा हुआ है, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। फिर मैं न्यू दिल्ली पे एक दो पन्ने भर दूंगा, ओल्ड दिल्ली पे एक दो पन्ने भर दूंगा, मैं तो निबंध लिख दूंगा। क्योंकि इसका प्रश्न है दिल्ली की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ये मतलब बना इसका, मैं तो निबंध लिख दूंगा पूरा। एक छोटा सा सेंटेंस है, मैं किराए के मकान में रहता हूं। ये आपका होमवर्क है। मैं किराए के मकान में रहता हूं, तो इसका हिंदी में क्वेश्चन बना के लाना है। आज जाके पूरे घर वालों के सामने रख देना ही, तो शक्ल देखना लोगों की। कितने लोग इसका आंसर देते हैं कल बताना लगे मेरे को। मैं किराए के मकान में रहता हूं, मैंने जवाब दिया, तो आपने मेरे से पूछा क्या? संडे सुन लो अच्छी तरह से, मैं किराए के मकान में रहता हूं। मैं से पहले कुछ नहीं है, मैं से शुरू हो रहा है। इसका क्वेश्चन ढूंढ के लाना है कल।
ये होमवर्क है आपका आज का। आस पड़ोस में जितने भी है ना पढ़े लिखे जितने भी है सबको ये क्वेश्चन दे देना, शक्ल देखना। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना, आपको उनके चेहरे पे 70 रंग दिखेंगे। हिंदी में पूछ के आना, इंग्लिश को छोड़ दो आप। फिर कौन सी शिक्षा, कौन सी डिग्री। इसलिए हम 3-4 दिन पढ़ाते नहीं हैं। आपको माइंड में ये डालना चाहता हूं कि रूम में आते ही एकदम अलर्ट हो जाना है और समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। न मैं रटाता हूं, न मैंने ऐसा कोई, मेरा जो कोर्स है वो मेरा खुद का क्रिएटेड मेथड है, मैं बुक्स को हाथ नहीं लगाता हूं। आई बात समझ में। लोग कहते हैं एक्टिव का पैसे होता है, मैं कहता हूं होता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक्टिव का पैसे कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। आप यूट्यूब पे इंग्लिश वाले सरदारी के नाम से आपने शायद कर ही रखा होगा सब्सक्राइब, नहीं करा हो तो कर लेना। उसमें छोटी छोटी रील्स हैं, राइट। उन रील्स को सुनो, एक एक रील इंपॉर्टेंट है। अभी हमने लास्ट एक रील डाली थी, उसमें हमने कहा कि एक शब्द होता है ब्यूटी, घर जाके देखना। तो मैंने कहा कि ब्यूटी से संबंधित जितने भी वर्ड्स होते हैं वो टीचर को बोर्ड पे लिखने चाहिए। जैसे ब्यूटी आया तो ब्यूटी के बाद मेरे को लिखना है ब्यूटीफाई, फिर ब्यूटीफुल, फिर ब्यूटीफुली, फिर ब्यूटिशियन, फिर ब्यूटिशियसनेस। आप में से किसी को इन 6 शब्द में से, इन 6 शब्द की हिंदी आती है? अभी मैं कहूं कि इन 6 शब्द पे सेंटेंस बना लो। ब्यूटीफाई शब्द है, इस पे एक सेंटेंस बोल दो। नहीं बोल पाओगे ना। आता भी होगा तो नहीं बोल पा रहे हो, उसका कारण क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब प्रश्न ये उठे कि सेंटेंस में ब्यूटी लगाऊं या ब्यूटीफाई लगाऊं, या ब्यूटिशियन लगाऊं या ब्यूटीफुल लगाऊं, ये प्रश्न उठ रहा है। और यही वजह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर ही आपका स्कोर खराब करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, वहां तो बहुत बारीक चीज पूछी जाती है। जल का मतलब क्या होता है? जल, जल होता है ना, क्या होता है? पानी होता है। जल जो ना होता तो जग जाता जल, जल जो ना होता तो जग जाता जल। यहां जल का मतलब आग है, तो एकदम जल का मतलब पानी मत बोलिए। यूज क्या कहां कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हैं हम, आपके माइंड को चलाना शुरू कर दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। नहीं तो फिर आप किताबें पढ़ते रहिए, रट के लिखते रहिए। एक एप्लीकेशन पढ़ी बचपन के अंदर, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, पढ़िए नहीं? बुखार की एप्लीकेशन, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी लीव, ये पढ़िए ना। टीचर ने बोर्ड पे लिखा, आपने कॉपी में कॉपी कर लिया, नोटबुक में कॉपी कर लिया, फिर इसको रट लिया, फिर एग्जाम में लिखा है, 5 में से 4 नंबर मिल गए। अंग्रेजी आएगी क्या? ये तो रटा हुआ लिखा है। आपको इंग्लिश कहां से आ गई? और आपने कभी पूछा नहीं कि एप्लीकेशन क्यों लिखवा रहे हो, और टीचर ने कभी बताया नहीं। कोई तो मकसद होगा ना। बुखार की एप्लीकेशन लिखा रहे तो क्या मतलब जब बुखार आएगा तभी एप्लीकेशन लिखेंगे? नहीं, उस एप्लीकेशन के पीछे ये था कि कभी भी जीवन में कहीं एप्लीकेशन लिखने पड़े तो उसका जो ड्राफ्टिंग करोगे, उसमें जो मैटर डालोगे वो किस तरह का होना चाहिए, अपनी बात को कैसे इंटरप्रेट करें। कि आपको बुखार है तो अपनी बात को कैसे कहें उस एप्लीकेशन में, ताकि टीचर को ये मालूम पड़े और वो आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले कि एप्लीकेशन का एक्सेप्ट कर ले। या आपको फीस माफ करानी है तो आपको एप्लीकेशन किस ढंग से लिखनी है, उसमें ऐसी भाषा कैसे लिखें कि प्रिंसिपल उस चीज को पढ़ के कन्विंस हो जाए
कि वाकई इस बच्चे को, है ना, इस बच्चे की फीस माफ करनी चाहिए, तो उसमें मैटर क्या होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन लिखने से पहले मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको मैटर सेट करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन लिखी जाती है। लेकिन लोगों ने कहा ये एप्लीकेशन रट लो, एग्जाम में आएगी, लिख देना। जी मार साहब, ये है। टीचर ने ये नहीं बताया कि इस एप्लीकेशन लिखाने के पीछे मकसद क्या है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, अप टू द मार्क कैसे लिखा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैसेज ये था एप्लीकेशन के पीछे। लेकिन ऐसे नहीं करें तो एक चीज हमेशा ये याद रखें, 16 वर्ष में, आई बात समझे। दूसरी चीज, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, ये शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है, एल्बर्ट आइंस्टीन, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। आपके माइंड को सोचने के लिए मजबूर करूंगा तो माइंड चलना शुरू होगा, और जब चलेगा तो मंजिल जरूर मिलेगी, ये निश्चित है। क्लियर हो गई बात। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, परिचय का मोहताज नहीं है ये शख्सियत, कलाम साहब इतने बड़े। अभी मैं रामेश्वरम गया था, इनकी समाधि भी देखी, इनके घर भी गए थे, म्यूजियम बनाया हुआ है। अल्टीमेट, ऐसे व्यक्ति जमीन पे कम होते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत थी, बिल्कुल सिंपल रहते थे। नथिंग इज मोर सिंपल देन ग्रेटनेस, इंडीड टू बी सिंपल इज टू बी ग्रेट। नथिंग इज मोर सिंपल देन ग्रेटनेस, महानता से बढ़कर सिंपल चीज कोई नहीं है। इंडीड टू बी सिंपल इज टू बी ग्रेट, सिंपल रहना ही महानता है, यानी कि नम्रता। यह आदमी के पास 2 पैसे आते हैं, सीना तान लेता है, फर्स्ट डिवीजन के आ गया, मतलब जो नीचे देखता ही नहीं है। ये तो इतनी बड़ी शख्सियत थे, इनके पास क्या था, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, बौद्धिक संपदा। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है, वो कहीं जाता है और साथ में उसी शहर में, मान लो कंट्री में अब्दुल कलाम जाते हैं, कलाम साहब जाते हैं, किसको रिगार्ड ज्यादा मिलेगा, कलाम साहब को या अमीर आदमी को? कलाम साहब। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है ना। कलाम साहब जिस कंट्री में धरती पे पैर रखते थे ना, वो धरती धन्य हो जाती थी और पूरी गवर्नमेंट हिलती थी, लाल कारपेट बिछता था एयरपोर्ट के ऊपर, बड़े सम्मान के साथ इनको ले जाया करता। मनमोहन सिंह, सेकंड ग्रेट सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, ये छोटी हस्तियां नहीं थी, ये डायमंड थे हमारे देश के। मनमोहन सिंह जब लास्ट अपनी दुनिया से गए, इनके पास तो केवल किताबें थीं और कुछ था ही नहीं, किताबें ये और 2-3 कपड़े थे इनके पास। दिस इज हाईनेस। मनमोहन सिंह जी लास्ट जब गए इस दुनिया से, उनके पास जो कार थी ना, वो 800 जो शुरू में आई थी ना, वो कार थी। यहाँ लोग कार में बैठे हैं, बड़ी कार ले ली तो बस खुदा हो गए, और ये दिमाग से सब पैदल। तो मटेरियलिज्म नहीं होना चाहिए। आपकी जो सबसे बड़ी संपदा है वो है आपका इंटेलेक्चुअल वेल्थ, जिसे कहते हैं बौद्धिक संपदा। अगर आपको दुनिया सलाम करेगी तो इससे करेगी। अभी आप रास्ते में आ रहे थे, एक कार आपके आगे से निकली, जगुआर, 5 करोड़ की कार थी, आपने रोक के उसको सलाम किया क्या? नहीं किया ना। लेकिन रास्ते में अगर मान लो कलाम साहब मिल जाए तो नहीं रुकोगे, दौड़ के पैर छूओगे, मैं भी छूंगा। ये हस्तियां हैं, इनकी सबसे बड़ी संपत्ति ये थी, इसलिए लव टू बुक्स, किताबें पढ़ो, अलग हटके देखो लोगों से, और अलग हटके देखने के लिए अलग सोच पैदा करनी पड़ेगी। आपके पास विचारों के मोती होने चाहिए। कहते हैं ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपे शीतल होए। पोलाइट रहना है अपने को, है ना। कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, कि वाणी में तो सारे अमृत हैं। मीठा बोलते थे, दुनिया आज भी याद करती है। मैंने इनके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे देखना आप। उसमें कलाम साहब
रतन टाटा जैसी हस्तियों को मैंने सलाम किया और ये कहा है कि ऐसे लोग मरते नहीं हैं। सच पीपल नेवर डाई, सच पीपल इमोर्टलाइज इवन आफ्टर देयर डेथ। ऐसे लोग मरते नहीं हैं, ये मरने के बाद अमर हो जाते हैं। इनके लिए था नहीं बोलना है बोलना है, ये आज भी हैं। देह से चले गए, शरीर से चले गए। कलाम साहब जिंदा हैं, मनमोहन सिंह जी जिंदा है, रतन टाटा जिंदा है। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए, प्रेरणा है। हमें आप लोग भी यहां से चलना शुरू करें। आप लोगों को उदाहरण बनना है लोगों के लिए, आप लोगों को इंस्पिरेशन बनना है, प्रेरणा बननी लोगों के लिए। अभी आप क्या कर रहे हो, श्रोताओं में बैठ के दूसरों के लिए ताली कूट रहे हो। इसलिए पैदा हुए हो क्या? दूसरों के लिए ताली कूटने वाले घर से फालतू होते हैं। एक आदमी आता है, सेलिब्रिटी आती है, कोई मान लो सिंगर है बहुत बड़ा, लता मंगेशकर आई मान लो, हल्ला हो जाता है, वही लता, हाँ, दौड़ के लोग जाते हैं, दरवाजा भी वो खोलते हैं, बुलाते हैं, लाल कारपेट पे लेके जाते हैं, दीपक उनसे जलवाते हैं, सबसे सामने सबसे पहले सोफे बिठाते हैं, स्टेज पे लाते हैं। हजारों आदमी कुर्सी बैठ रहे थे, एक एक फीट की कुर्सी पे होती है। सिंगर को इतनी सी जगह चाहिए, उसको इतना बड़ा स्टेज दिया जाता है। किस कारण? डिजर्व, इट डिजर्व दैट्स वाई। बनाया ना उसने अपने आप को, वो मुकाम बनाया ना। कलाम साहब को कहीं भी ले आते थे लोग, मतलब कितनी तैयारी करते होंगे वो। इतने बड़े स्टेज पे कलाम साहब अकेले, जबकि खड़े होने के लिए 2 फीट की जगह चाहिए, सुनने के लिए मतलब एक एक फीट की कुर्सी बैठे हुए। कईयों को वो भी नसीब नहीं है, तो खड़े होकर देख रहे हैं। शो खत्म हुआ, लोग ताली कूट रहे हैं, और यार कितना अच्छा गाना गाया। तो ताली कूटनी है, या लता को या किसी सेलिब्रिटी को देख के मन में ये गांठ लेना है, यार हम भी कभी स्टेज पे आएंगे। ट्राई टू कम ऑन द स्टेप, ट्राई टू कम ऑन द स्टेज एंड एक्सपेक्ट द वार्म क्लैपिंग फ्रॉम द पीपल। बालों में नकल करते हो, पैंट में नकल करते हो, है ना, इन बातों में नकल करते हो, यहां नकल क्यों नहीं करते हो? क्या होगा, बालों को इधर रखो या इधर रखो? सैल्यूट मारा क्या किसी ने? मैं तो स्मार्ट लगता हूँ, किसी ने आज तक नहीं बोला आप स्मार्ट लगते। लगता हूँ ना स्मार्ट? झूठ मूठ हाँ तो बोल दो, बच्चे का मन तो रखो, ऐसे क्या करते आप? हंसना मना है क्या? हंसना चाहिए। तो ये बालों वालों को कोई नहीं पूछने वाला है। मैं शर्ट 200 की पहनूं या 2000 की पहनूं, मुझे 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं दोगे। मेरी वैल्यू मेरी वाणी है। जो मेरे पास ये भरा हुआ है, ईश्वर ने दिया है, उसकी वजह से शहर में थोड़ी सी जान पहचान है, शहर में थोड़ी सी कह दो कि पब्लिसिटी है, तो लोग मेरे को इस वजह से जानते हैं। बाकी तो लोग एक से एक स्मार्ट हैं। मैं तो 200 रुपये की कमीज पहनता हूँ, लोग 20-20 हज़ार रुपये की कमीज पहनते हैं, 80-80 हज़ार रुपये की टी शर्ट पहनते हैं, सनी देओल जैसे टी शर्ट 80 हज़ार रुपये की। और उनकी टी शर्ट थोड़ी देखेंगे लोग, तो सनी देओल को देंगे, और सनी देओल। तो मन में एक बात सेट करो कि दूसरों के लिए बैठ के ताली बजाने वाले फालतू होते हैं। चलो बजा भी ली तो उनसे सीखो कि यार इस आदमी की कितनी इज्जत है, स्टेज पे खड़ा हुआ है। यानी ट्राई टू कम ऑन द स्टेज एंड एक्सपेक्ट क्लैपिंग, ए वार्म क्लैपिंग फ्रॉम अदर्स फॉर यू। उस दिन का इंतजार करो कि आप स्टेज पे खड़े हों, लोग आपके लिए ताली कूटें, तब तो कुछ मजा है। ये बालों में नकल करना, ये कपड़ों में नकल करने से कुछ नहीं मिलना है। इन चीजों में नकल कर लेते हो। मान लो आपके कॉलोनी में कोई बच्चा आरएस बना, तो आपके यहाँ पे क्यों नहीं मतलब जिद आई कि यार ये बच्चा आरएस बना है, अगले साल मैं भी आरएस बनूंगा? ये जिद क्यों नहीं आती है? केवल इच्छा करके रह जाता आदमी। हर बच्चा क्या चाहता है, मैं कलेक्टर बन जाऊं। तो ऐसे थोड़ी कलेक्टर बन जाओगे, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, रातें जगनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके मतलब जो वो उस हाइट पे पहुंचता है आदमी। और पहुंच जाता है, लेकिन कब? जब जिद, जुनून, सनक, पागलपन, दीवानगी, ये शब्द जब तक आपके माइंड में गूंजेंगे नहीं, बाय देन नॉट पॉसिबल टू मेक ए प्लेटफॉर्म। तब तक प्लेटफॉर्म नहीं बना पाएंगे आप।
तो दूसरी जो मैंने चीज आपके माइंड में डाली है कि नथिंग इज मोर सिंपल देन ग्रेटनेस। महानता से बढ़कर कोई सिंपल चीज नहीं है। इंडीड टू बी सिंपल इज टू बी ग्रेट। सिंपल रहना ही तो महानता है। और रतन टाटा देखिए, आपने सुना होगा रतन टाटा को प्रिंस चार्ल्स, यूट्यूब पे देखना आप, रतन टाटा को प्रिंस चार्ल्स लाइफ टाइम अवार्ड देने के लिए उनको इनवाइट किया, देना चाहते थे, उनको इनवाइट किया। जिस दिन आया तो एक बीच में व्यक्ति थे, रतन टाटा ने उनको फोन किया पर वो फोन नहीं उठा रहे थे। ये मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, यूट्यूब पे है। तो वो व्यक्ति भी वहां पहुंच रहे थे प्रिंस चार्ल्स के सेलिब्रेशन में। ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। तो वहां जब पहुंच रहे थे तो रास्ते में फोन आए, तो 11 फोन थे उनके मोबाइल में। तो वो एयरपोर्ट पे जैसे उतरो, देखा यार रतन टाटा ने 11 फोन कैसे करे। तो उन्होंने फट से फोन करके बोला कि रतन क्या बात है, इतने फोन कैसे करे। बोले यार मैं लाइफ टाइम अवार्ड लेने नहीं आ सकूंगा। बोले दिमाग खराब है, प्रिंस चार्ल्स तेरे को लाइफ टाइम अवार्ड दे रहा है, तो उसको कह रहा मैं नहीं लेने आऊंगा, क्या हो गया। पता है जवाब क्या था? मेरा कुत्ता है जिसका नाम टीटो है, कि तबीयत ठीक नहीं गया लेने। कुत्ता बीमार था, लाइफ टाइम अवार्ड प्रिंस चार्ल्स जैसी हस्ती के हाथों से मिल रहा था, नहीं गए। आज ये उदाहरण रतन टाटा को और जिंदा कर गया। तो प्रिंस चार्ल्स ने फिर उसको कहा कि इसी का नाम रतन टाटा है। यही वो करुणा है, यही वो पोलाइटनेस है, यही वो हृदय में एक जानवर के प्रति प्यार है, स्नेह है। कुत्ता बोलता नहीं है लेकिन दर्द तो है ना। तो जिस दिन हम दूसरे के दर्द को महसूस करने लग जाएंगे, हम लोग इंसान बनेंगे, इंसान कहलाएंगे। खुद के लिए जीना तो स्वार्थ है। हम तो, हमारे जैसे आदमी तो कहते मरवा दे कुत्ता रहे चलो आपने तो अवार्ड लेना, सजा के रखते कमरे के अंदर, हाईनेस। तो बच्चों आने वाले कल सेलिब्रिटी आप ही हैं सब। तो सबसे पहले सुबह उठ के ईश्वर को छोटी सी प्रार्थना करा करो सद्बुद्धि के लिए। नहीं तो ऐसे ही गलत आंसर देते रहोगे, 10 में से 0 मिलता रहेगा। तो आप सोचना शुरू करें, ये बहुत जरूरी है। तो देखिए सिंपल जितना रहेंगे उतना उठेंगे। गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा वो ऊपर उड़ता है ना, गुब्बारा ऊपर जाता है ना, कौन लेके जाता है उसे? गुब्बारा ऊपर जाता है तो उसको ऊपर लेके कौन जाता है? हवा लेके जाती है या उसके अंदर जो गैस होती है, वो जो अंदर गैस होती है वो लेके जाती है। जिस गुब्बारे को फूंक मार के फुलाते हैं वो तो नहीं जाता है। एक गुब्बारा जो है, आप बर्थडे वगैरह में जाते हैं, गुब्बारे पड़े रहते हैं ना, वो तो नहीं उड़ रहे हैं ऊपर। तो सवाल इस बात का है कि बाहर की हवा उसे नहीं लेके जाती है, अंदर की हवा। कहना ये चाह रहा है, इस एग्जाम्पल से कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपने अंदर एक हवा भरिए, तब ऊपर जाओगे। आपको काम करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। मेरी मेहनत से आप सफल थोड़ी होगे। मेहनत मैं कर रहा हूं, अवार्ड आपको मिलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बाहर की हवा जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके अंदर जो गुबार उठना चाहिए, जो जिद उठनी चाहिए, वो आपको ऊपर लेके जाएगी। अंडे को जब बाहर से फोड़ते हैं ना, तो एक जिंदगी खत्म हो जाती है। अंडे को जब बाहर से फोड़ते हो तो एक जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अंडा जब अंदर से मतलब तोड़ा जाता है या अंदर से फटता है, एक प्राणी जन्म लेता है। सब कुछ आपके अंदर है। जब तक सोच नहीं है, मोटिवेटर कितना ही मोटिवेट कर लें, मैं आपको कितना ही मोटिवेट कर लूं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आप में से वही मानेगा जो मेरे को ध्यान से सुन रहा है और जिसको मेरी बात टच करेगी, वरना आई गई है। अभी मैं बोला, आप में सोच सकता है कई लोग कहेंगे यार सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। कुछ ऐसे भी होंगे आप में से जो कहेंगे ठीक ठीक था, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाके बोर कर दिया रे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि थिंकिंग सबकी अलग अलग है। तो आई नेवर एक्सपेक्ट कि सब लोग मेरी तारीफ करें। क्यों करें, किस लिए करें भाई?
तो सोचना जरूरी है। पहले डिटरमाइन करो, जिद करो, जुनून पैदा करो, सनक पैदा करो, है ना, जिद, जुनून, सनक, पागलपन, दीवानगी, वो आपको ऊपर लेके आएगी। जिद थी, आज भी इस एज के अंदर भी 11 घंटे पढ़ाते हैं। शुरू में आया 13-13 घंटे पढ़ाते थे, वहां से मतलब जिद करके यहाँ आया, साइंस का स्टूडेंट हूं। इंग्लिश में मेरे पास डिग्री है नहीं, इंग्लिश में मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा गाइड नहीं है। हिंदी मीडियम से हूँ, अजमेर के सबसे छोटे से स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। वो स्कूल ही बंद हो गया जिसमें मैं पढ़ता था, होना ही था। जिसमें मेरे जैसे लोग पढ़ेंगे तो स्कूल बंद होना ही है। कहते हैं जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां तहां भंडा डार। तो मेरे जैसे संतों के पैर पड़ेंगे तो स्कूल बंद होना ही है, स्कूल ही बंद हो गया हमेशा के लिए। तो आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दैट स्कूल। एक बहुत छोटे से स्कूल, गौतम स्कूल था, उसका नाम, यहाँ से जाके राइट को मुड़ोगे 200 कदम पे वो स्कूल है, गौतम स्कूल। बंद ही हो गया, अब धर्मशाला हो गई। आखिरी स्टूडेंट मैं ही था। वहां से पढ़ के निकला, हिंदी मीडियम से हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश में मैंने बुक्स नहीं पढ़ी कभी, आई नेवर टच एनी बुक। जितने भी टॉपिक हैं, पढ़ाने का मेथड है खुद का, ऑन क्रिएटेड मेथड है। कहने में मैं आता है पर दिया गया मालिक का है। पर आई चैलेंज टू ऑल द पीपल, चैलेंज कर सकता हूं मैं सबको। जहां पढ़ा, मेरे से ज्ञानी लोग बहुत हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास मेरे से कई गुना ज्यादा ज्ञान है इंग्लिश को लेके, लेकिन ना पढ़ाने की बात आएगी ना, मैं नहीं बैठने दूंगा किसी को, सवाल ही नहीं उठता। ये श्योर है। तो अपन को बेस की तरफ चलना है। तो इन शख्सियत को अगर आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी और ये आपके माइंड में इको होती रहेगी। बात ही समझ में। तो शिक्षा वो नहीं, सत्य को जानना, माइंड ऑफ, है ना, बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, सोचने के लिए जो मजबूर कर दे वो होता है। अब देखिए, थैली थी, 2 पाई की भी थैली नहीं है, लेकिन अपन तो रोज फेंक देते हैं। और उस शख्स को क्या दिख रहा था कि खाली थैली खड़ी नहीं होती है। फर्क है ना। किसी ने कहा कि जो दूसरों के हुक्म पे काम करते हैं वो DOG कहलाते हैं, और जो खुद के दिमाग से काम करते हैं वो देख लीजिए, ये बनना है, ये बनना है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। लोगों की विजन देखिए कितनी प्यारी है। डॉग के अंदर गॉड देख रहे हैं, यही तो विजन है, और क्या है। इसी का नाम सेंस है। तो इन आंखों से दुनिया देखोगे, कुछ नहीं दिखेगा। ये अंधे हैं। 2 दिन 3 दिन मेरे साथ बैठ जाइए, आपके अंदर से आवाज आएगी कि हम अंधे हैं। दूसरी आवाज आएगी कि हम दिमाग से पैदल हैं। आवाज आएगी बिल्कुल क्लियर। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। इंद्रियां पढ़ी आप लोगों ने? इंद्रियां बॉडी में ऑर्गन्स होती हैं ना, कितनी होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं। पढ़ी है ना 5 तो? जीभ, नाक, आंख, कान और स्पर्श। बॉडी में इंद्रियां 11 होती हैं। ये क्लास वैसी वैसी मत समझना। अगर आप मन लगा के बैठ गए तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। समझ रहे मेरी बात? मैंने ए लिखना सिखाया, आपने फट से ए लिख दिया, तो मैं ए पे पढ़ा रहूंगा या बी पे जाऊंगा? फिर आपने बी फटाफट लिख दिया, तो मैं बी पे रहूंगा या सी पे जाऊंगा? और अगर ए नहीं लिख पा रहे हो तो ए पे ही पढ़ा रहूंगा ना। तो आपके पीछे मैं हूं। आप जितना जल्दी मतलब जो है ना मेरे को समझेंगे, जितना जल्दी आगे चलेंगे, आपको मुझे दौड़ाना है। बात ही समझ में। जैसा मैं कहूँ, हाँ सर ए लिख लिया, आप बोलो, तो मैं ए थोड़ी दिखाऊंगा। अब मैं कहूँगा ए दोबारा लिखो, अरे सर ये तो हो गया ना सर, आगे बोलो ना। फिर मैंने बी बोला, आपने बी लिख दिया, फिर आप बोलो सर आगे बोलो। तो क्लास आगे कैसे बढ़ेगी? आपके इंटरेस्ट पे या मेरे पढ़ाने पे? स्टूडेंट के इंटरेस्ट। तो बॉडी में इंद्रियां 11 होती हैं। ये जो है ना, जीभ, नाक, आंख, कान और स्पर्श, ये कहलाती हैं सेंस ऑर्गन्स। ज्ञान इंद्रियां जो आउटर वर्ल्ड का नॉलेज कराती हैं।
दुनिया में इतनी चीजें खाने पीने की हैं, उनका स्वाद जीभ बताएगी, गंध या दुर्गंध नाक बताएगी। दुनिया में जो चीजें देख रहे हो आंख बताएगी, ये कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर, ये लड़का है, ये लड़की, ये पर्दा है, ये स्टूल है, जो भी है, राइट। आवाजें जो आ रही हैं, कान बताएगा ये तोते की आवाज है, या कोयल की आवाज है, आदमी की आवाज है, लेडी की आवाज है, यहाँ जेंट्स की आवाज है, बच्चे रोने की है, हंसने की है। स्पर्श बताएगा आपको कि गर्मी है, सर्दी है, या ह्यूमिड है, जो भी है। ये कहलाती है सेंस ऑर्गन्स। 5 इंद्रियां, जो 6 इंद्रियां बॉडी के अंदर होती है, उसमें से 5 होती है एक्शन इंद्रियां, एक्शन ऑर्गन्स कहलाती हैं। उसमें देखिए ये आता है, एक आता है पाचन क्रिया, एक आता है श्वसन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन क्रिया, यानी मेल फीमेल के मिलने से जन्म होता है। आपका हमारा जन्म माता पिता से हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, खून बनता है बॉडी के अंदर। और 10th आता है हमारा यूरिनल सिस्टम, शरीर में पेशाब की रचना कैसे होती है। 10, और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है बॉडी के अंदर, वो होती है ब्रेन। और दुनिया को देखना है तो इस आंख को खोलना पड़ेगा। दुनिया इस आंख से दिखेगी, इन आंखों से दुनिया नहीं दिखेगी। अगर दिखती तो शायद उस खाली थैली को हम भी देख के ये कह देते कि खाली थैली खड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर वो सोच ही नहीं है, वो विजन है ही नहीं, हम कहां से दे दें। कुम्हार जब मिट्टी को गूंद रहा था पैरों से, तो कबीर या रहीम का दुआ है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। हम तो कुम्हार को देखते हैं रोज मिट्टी गूंदते हुए, पर हमारे दिमाग में वो चीज नहीं आती है, विजन है ना ये। और दोहे लिख के कबीर रहीम मतलब वर्ल्ड फेम हो गए, जिनको आज तक नहीं समझ पाई दुनिया। तो वो किताबी ज्ञान था या उनके अंदर अपने विजन था? विजन था। तो जब तक आप खुद के अंदर अपना आर्ट, अपने को मतलब एमर्स नहीं करोगे, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको नहीं सामने लाओगे, तब तक दुनिया आपको नहीं पूछेगी। फिर इतना ही रह जाएगा, कमाओ, खाओ, सो जाओ, सुबह फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, हो गया काम। दुनिया का अधिकतर आदमी ऐसा जी रहा है। ऐसे नहीं जीना है। तो उठने से पहले मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूं। गरीब पैदा हुए हो गुनाह नहीं है, गरीब पैदा हुए हो गुनाह नहीं है, गरीब मर जाओगे गुनाह है। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, कोई मतलब ही नहीं। गरीब पैदा हुए हो गुनाह नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स मान लो ए लेवल पे खड़े हैं, आपको उससे आगे जाना है। पेरेंट्स को पीछे छोड़ दो तब तो मानेगा आपने कुछ किया, नहीं तो पेरेंट्स तुमसे आगे हैं। तो गरीब पैदा हुए हो गुनाह नहीं है, गरीब मर जाओगे गुनाह है। कलाम साहब बहुत छोटे से परिवार से, आपने कहानी पढ़ी है, लेकिन वर्ल्ड स्टार है, आज भी दुनिया सलाम करती है कलाम साहब। मनमोहन सिंह, रतन टाटा, एक से हस्तियां बैठी हैं। कबीर, रहीम, रस खान, वाल्मीकि, रविदास, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर भगवान। भूलती है क्या दुनिया उनको? नहीं। तो देखिए, किताबें पढ़िए आप और माइंड को चलाइए, क्वेश्चंस बनाइए, मेरे सामने क्वेश्चंस रखिए, आगे बढ़ें। मेरी गुड विशेज आपके साथ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इतने आगे निकल जाएं कि मैं आपको देखता रह जाऊं, और आप मेरे को चिढ़ाओ ऐसे, हैं सर आपसे आगे निकल गए, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि ईश्वर ने तो हमको कह दिया भाई ये तुमको क्लास दे दी, अब तुमको यहाँ से कमाना है और अपना घर चलाना है, जो भी है, राइट। और भी कुछ करना है। ईश्वर से नौकरी मत मांगिए, ईश्वर से कहो कि मुझे इतना दो कि मैं कईयों को रोजगार दूं। खुद के लिए मांगना तो स्वार्थ है। मांगना है तो बड़ा मांगो ना। एक जगह अन्नकूट बट रहा था, अन्नकूट बढ़ता है ना रास्ते में, दोना लेके पहुंच गए। अन्नकूट बट रहा था, दोना लेके पहुंच गए, तो उसने एक कड़छी डाल दी। मैं तो परात लेके जाऊंगा। तो परात देख के एक कड़छी डालेगा, 2-4 तो डालेगा ही, क्या करेगा?
तो जब अन्नकूट खाना ही है तो परात लेके जाओ ना, बिना मांगे 4-5 तो डाल ही देगा वो। तो मांगना है तो बड़ा मांगो। प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे इतना दो, मैं कईयों को रोजगार दूं। कलाम साहब ने लिखा, मैं इनके जब म्यूजियम में गया, इनके घर पे होके आया अभी हम, जिस घर में रहते थे, तो उनकी पूरी वो म्यूजियम बने हुए इनके कोट्स हैं। तो एक जगह उन्होंने क्या लिखा हुआ है, टू थिंक स्मॉल इज ए क्राइम। रोंगटे खड़े हो गए। छोटा सोचना अपराध है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आप अपराध कर रहे हो। आप कोई अपराध कैसे कर रहे हो? अगर आप क्लर्क की नौकरी करोगे तो 3 की जिंदगी से खेलोगे, वाइफ और 2 बच्चों से। क्लर्क को मिलता है क्या 10-20 हजार, झिकझिक करके मरेगा। झिकझिक करके जिएगा ना तो 3 की जिंदगी तो खराब कर दी ना आपने। ये क्राइम है। छोटी सोच, टू थिंक स्मॉल इज ए क्राइम। लेकिन आपने पहले से सोच रखा कुछ नहीं, एग्जाम दूंगा तो RAS या IAS, कुछ नहीं। तो फिर एक कहावत है, एम द सन डेफिनेटली यू विल रीच द मून। सूर्य का उद्देश्य बना के चलोगे तो चंद्रमा पे तो पहुंच ही जाओगे। IAS की तैयारी करोगे तो RAS बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर मुकाम अच्छा मिल गया तो फिर मतलब मैरिज भी उसी लेवल से होती है। 2 अच्छे मिलेंगे, आने वाले 2 बच्चों की परवरिश शानदार होती है। नहीं तो झिकझिक करके जीते रहो। तो कितनी बड़ी लाइन लिख के गए, टू थिंक स्मॉल इज ए क्राइम। ऐसे छोटे छोटे शब्द पढ़कर सुनकर, मैं भी, माँ मेरी अनपढ़ थी, बताया मैंने हिंदी मीडियम से हूँ, वो छोटे स्कूल का हूँ, लेकिन ये शब्द पढ़ पढ़ कर और इनसे मोटिवेट होता चला गया, आज यहाँ खड़ा हूँ। मैंने 9 साल, मेरा जो मैंने BSc किया उसके बाद 9 ईयर्स आई वेंट ऑन ड्राइविंग 3 व्हीलर अजमेर शहर में। जन्म मेरा यहीं हुआ है, वहाँ से टर्न मार के यहाँ पहुँचा हूँ। तो जिद जुनून सनक पागलपन आप अंदर पैदा कर लो, मंजिल मिलेगी। सुबह उठ के ईश्वर को छोटी सी प्रार्थना करा करो, ईश्वर आशीर्वाद दो, सद्बुद्धि दो, विद्या दान दो, हमें एक अच्छा इंसान बनाओ। चलना बिल्कुल भले नियत साफ रख के चलना, कभी दुख नहीं आएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं आपको। और एंड कहाँ कर रहा हूं, योर बर्थ मे बी नॉर्मल, योर बर्थ मे बी नॉर्मल बट योर डेथ शुड बी हिस्ट्री। आपका जन्म साधारण हो सकता है लेकिन मौत एक इतिहास है ना, इतिहास। तो उठने से पहले इस चीज को पढ़ लो आप। माइंड इज ए फ्लेक्सिबल मिरर एडजस्टेड टू सी द बेटर वर्ल्ड। माइंड इज ए फ्लेक्सिबल मिरर। ये मिरर जो है ना, इसको आप किधर भी घुमा सकते हैं ऐसे। एक तो दीवार पे होता है, फिक्स हो गया, लेकिन एक घूमने वाला भी होता है। तो कहते हैं माइंड एक फ्लेक्सिबल मिरर है, एडजस्ट इट टू सी द बेटर वर्ल्ड। यानी ये जो आंख है आपकी, 11वीं जो ऑर्गेन है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, इसको एडजस्ट करो। एडजस्ट इट टू सी द बेटर वर्ल्ड, तो आपको दुनिया कुछ और दिखेगी। फिर कबीर और रहीम की तरह मतलब जो है दोहे बनाने लगोगे। उसने एक से एक चीजें बोली, उन दोहावली सुनो, मजा आया था उनको सुनने। सो फ्रेंड्स, विद दीज पिक्चर्स मैंने आपके माइंड में चीज डालने की कोशिश की है, थोड़ा बोला हूं। मेरे को कहीं तारीफ नहीं करना मेरी, मैं तारीफ के लिए जीता भी नहीं हूं। मैंने 40 साल में कभी ऐड नहीं दिया। अब मैं ऑनलाइन आया हूं, ऑनलाइन भी कोर्स है, अगर आपके मिलने वाले बाहर हों तो जरूर उनको मेरा कोर्स सजेस्ट कर सकते हो। तो अब ये, बाकी मैंने कभी भी, आपने कभी मेरा ऐड नहीं देखा होगा। बस मुझे शहर के अंदर इंग्लिश वाले सरदारी के नाम से जानते हैं और इसी नाम से यूट्यूब पे हूँ। अगर आपने मेरी रील्स नहीं देखी हो तो इंग्लिश वाले साज ही टाइप करना। मेरा ऐप भी है इसी नाम से, अपना खुद का ऐप भी है, उसके भी देखना है आपको। छोटी छोटी रील्स देखते रहिए, वो चीज़ें आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगी। अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, 4th क्लास एम्प्लॉय की भी निकली हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी निकली हैं।
पटवारी की भी निकली है, एलडीसी की, तो मैंने इनके लिए अलग अलग कोर्स बनाए हैं। जितना सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कोर्स तैयार किया है। कोई देने वाला हो तो उसको भी सजेस्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चा पैसे खराब करता ही है ना। कोई तो कोर्स खरीदेगा, लेकिन सही जगह खरीदो, ज़्यादा अच्छा है ना। बात आई समझ में? तो सोच शुरू करो। आई बात समझ में? इन 3 कोट को याद रखिए। बात आई? एक बार फिर दिखा देता हूं, फिर अपन एंड करते हैं, थोड़ा लेट हो गए। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। थिंक, सोचना शुरू करो। उठना है तो बिल्कुल सिंपल रहिए, यही आपकी ग्रेटनेस है। गुस्सा नहीं करना, पेशेंस। हाँ, और अगर दुनिया देखनी है तो अपने माइंड को इस तरह से फोकस करें, सोचना शुरू करें। सोचने के लिए मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, इसका हिंदी में क्वेश्चन ढूंढ के लाना, घर में सबसे पूछना। आता ही समझ में? और उठने से पहले मैं रोज पढ़ाता हूँ, तो रोज के लिए क्या शब्द आएगा? और क्या आएगा? एवरीडे भी आता है। अब रोज के लिए एवरीडे है, तो डेली एवरीडे दोनों में क्या फर्क है? हैं? जीरो देंगे तो शाही खराब हो जाएगी। है ना? अपनी क्लास में मजा कर लिया ना, बीए, एमए, बीटेक। ये फर्क है हमारी क्लास में और बाहर की क्लास में। अब एक सेंटेंस आया, उसमें 2 ऑप्शन थे, डेली या एवरीडे में से भरना था। मुंह देखोगे। सोचना शुरू करो। डेली में नागा होती है, यानी बीच में एब्सेंस होता है। एवरीडे में नागा नहीं होती है। मैं रोज पढ़ाता हूं, डेली आएगा क्योंकि संडे की छुट्टी रखता हूं। सूरज रोज चमकता है, डेली या एवरीडे? सबके मुंह से आंसर सही आया है ना। कसूर किसका था? आप लोगों का कसूर नहीं। मतलब अजीब बात है, देखो, हर स्कूल का बच्चा बैठा है, हर कॉलेज का बच्चा बैठा है। ऐसा अजमेर में कोई स्कूल कॉलेज नहीं जिसके स्टूडेंट यहाँ नहीं आए हों। लेकिन जब भी मैंने ये पूछा कि डेली एवरीडे में क्या फर्क होता है, दे आर अनएबल टू आंसर। और एग्जाम में यही पूछा जाएगा, संडे देंगे, डेली एवरीडे दोनों देंगे, बताइए कौन सा लगेगा? हम रोज सांस लेते हैं, क्या बोलोगे? आप गलत क्यों नहीं बोल रहे? कसूर आपका थोड़ी था, कसूर तो मेरा था। लेकिन मैंने चीज क्लियर कर दी आपको कि डेली में नागा होती है, बीच में गैप आ सकता है। लेकिन प्रतिदिन सूरज रोज उगता है, एवरीडे। हम सांस लेते हैं, एवरीडे। दिल धड़कता है, डेली थोड़ी, कभी रुक भी जाता है। क्या संडे आराम करेंगे? फिर आराम ही करोगे। दिल रुक गया तो फिर आराम ही करो। तब देखिए आपने सारे आंसर सही दे दिए ना। इफ फर्क मतलब ये है। तो हमारी क्लास आपको पहले दिन से मजबूर करेगी सोचने के लिए। बहुत प्यारे बच्चे हो। ईश्वर को सुबह छोटी सी प्रार्थना करें, मन लगा के आए, पीछे मत हटना, बाकी तो सब ईश्वर अच्छा करेगा। आज लेट कर दिया हमने, सॉरी फॉर दैट। और आप में से कई लोग बोर भी हुए होंगे, तो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। जो लोग बोर हुए हों, 2 दिन छुट्टी रख लेना। लिया मैंने, कुछ है नहीं तो सुन लो, क्या पता ये चीज़ें कल आपके बोलने में काम आए। सो बी गुड। गरीब पैदा हुए गुनाह नहीं है, गरीब मर जाओगे गुनाह है। योर बर्थ में बी नॉर्मल, पर योर डेथ शुड बी हिस्ट्री। गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।